दोस्तों नमस्कार। हम लोग जैसे जैसे मानसून की तरफ बढ़ रहे हैं वैसे वैसे किसानों की जो आशाएं हैं वो आसमान की ओर हमेशा रहती हैं, और जब भी आसमान में बादल दिखते हैं तो खेती करने वाले या खेती से जुड़े उस व्यवसाय करने वाले लोगों के चेहरे पे एक अलग तरह की चमक देखने को मिलती है। पिछले कई महीने से हम लोग गर्मी की मार झेल रहे थे और अब ये गर्मी की ऋतु समाप्त हो रही है। और जैसे कि आप सब जानते हैं 13 मई से दक्षिण पश्चिमी मानसून शुरू हुआ है और अभी ये लक्षद्वीप की तरफ बढ़ रहा है। उम्मीद है कि अगले 10-12 दिनों में ये मानसून केरल के तट से टकराएगा और 25-26 तारीख के बाद ये भारत की जो मुख्य भूमि है वहाँ प्रवेश करेगा। पहले एक जोक चलता था कि एक व्यक्ति भीगता हुआ जा रहा है और दूसरे व्यक्ति ने उससे पूछा कि भैया छाता क्यों नहीं लाए। तो उसने कहा कि आज तो पानी नहीं बरसना था। तो उसने कहा तुम्हें कैसे पता। तो उसने कहा मैं मानसून विभाग में काम करता हूँ। तो पहले लोग संसाधन न होने के कारण जो भविष्यवाणियाँ पानी की होती थी वो उतनी सटीक नहीं होती थी, पर जब से पृथ्वी की कक्षा में विभिन्न तरह के सैटेलाइट उपलब्ध हैं और उनकी इमेजेस हैं और उसके आधार पर जो सुपर कंप्यूटर्स हैं उनमें मॉडलिंग की जाती है और इस मॉडलिंग में बहुत सारे वेरिएबल्स देखे जाते हैं, जैसे कि आर्द्रता कितनी है, हवा की गति कितनी है, विंड वेलोसिटी, किस दिशा में हवा चल रही है, कहाँ कम तापमान है, कहाँ अधिक तापमान है और कैसे ये चीज़ें बदलने वाली हैं। तो ये सब चीज़ों को मिला के जब मानसून की भविष्यवाणी की जाती है तो आज जो मानसून की भविष्यवाणी होती है उसमें जो गलती होने की संभावना है वो 0.5% से भी कम होती है। तो हम अब मौसम के आंकड़ों पर और उनकी भविष्यवाणियों पर विश्वास कर सकते हैं और उसके आधार पर अपनी खेती करने के तरीके को ठीक कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम समय से पहले हमें ये पता हो कि किस तरह का मौसम होने वाला है, बारिश कब आएगी, तो उस हिसाब से हम अपनी तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों हम ये जानते हैं कि अधिकांश किसान परंपरागत तरीके से जब उन्हें फसल बोना होती है तभी वो खाद, बीज, दवाई आदि खरीदने के लिए बाज़ार में जाते हैं, पहले से इसकी तैयारी नहीं करते हैं। देखिए जब हम एक साथ बाज़ार में जाके ख़रीदारी करते हैं तो एक तो वस्तुओं की कीमतें बहुत बढ़ जाती हैं और कई बार जो हम प्रोडक्ट चाहते हैं या जिस वैरायटी का हम सीड चाहते हैं वो हमें उपलब्ध नहीं हो पाता है। ब्लैक में चीज़ें बिकने लगती हैं और हमें मन मार के फिर जो चीज़ हम नहीं खरीदना चाहते थे या जिसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है वो हम खरीदते हैं। हम ये भी देखते रहे हैं कि खाद के लिए ख़ास तौर से किसानों की लंबी लंबी लाइनें लग जाती हैं और कई जगह लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बनती है और लाठी चार्ज करने तक की नौबत आ जाती है। अब ये अगर हम इस युग में भी दोहराएंगे जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है तो हम कुछ बदलाव नहीं ला रहे हैं। तो जो किसान अपने खर्चे कम करना चाहते हैं, अपने उत्पादन को बढ़ाना चाहते हैं, उत्पादन की गुणवत्ता को अच्छा करना चाहते हैं और जो रिस्क है उसको कम करना चाहते हैं, तो हमें आंकड़ों पर भरोसा करके पूर्व से तैयारी करने की ज़रूरत है। जैसे अगर हम क्या फसल बोने वाले हैं, फसल के प्रतिरूप में किस तरह का बदलाव आ रहा है, तो आप देखेंगे कि अब जो ट्रेडिशनल क्रॉप थी वो कम हो रही हैं और नई फसलों की तरफ लोग जा रहे हैं। जैसे
मध्य प्रदेश में अगर बात करें तो मक्के की फसल बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। तो यहाँ हमें ये देखना चाहिए किसान को कि हम कौन सी वैरायटी का मक्का लगाने वाले हैं या कोई फसल किस वैरायटी की बोने वाले हैं। उस वैरायटी को अगर हमें अधिकतम उत्पादन तक ले जाना है तो कितने न्यूट्रिएंट चाहिए, कितनी मात्रा में चाहिए, कौन कौन से माइक्रो न्यूट्रिएंट चाहिए, वो कितनी मात्रा में चाहिए, और इस वैरायटी पे कौन से रोग आते हैं और उनके बचाव के लिए हमें पहले से क्या व्यवस्था करना है। तो हमें सबसे पहले अपनी मिट्टी का परीक्षण करना चाहिए और जो वैरायटी है उसमें जो रिक्वायरमेंट है न्यूट्रिएंट की और माइक्रो न्यूट्रिएंट की, उससे एक डिफिशियंसी चार्ट बनवाना चाहिए कि कौन कौन से न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट हमारे खेत में कम हैं। इससे क्या होगा कि आप कृषि आदानों का उतना ही उपयोग करेंगे जितनी ज़रूरत है। अभी आप औसत से करते हैं और औसत से जब आप चीज़ें खेत में डालते हैं तो आपकी लागत बढ़ जाती है, फसल कम होती है और मिट्टी और पर्यावरण पर भी उसका दुष्प्रभाव पड़ रहा है। Don't forget to like and subscribe.